अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केपीपीएससी लेक्चरर इन बॉटनी का पेपर जो कंडक्ट किया गया था साल 2021 में। अब सबसे पहले हम केपीपीएससी का पैटर्न समझते हैं। केपीपीएससी के रिटन टेस्ट में टोटल 45 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है, तो इसका मतलब टोटल 45 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपने सारा फोकस जो करना होता है 45 एमसीक्यूज पर करना होता है, जो सारे के सारे बॉटनी के सब्जेक्ट में से आते हैं। उसके अलावा इंग्लिश, पेडागोजी, जर्नल टाइप कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। तो इसी पैटर्न के साथ आपने तैयारी करनी है। अब हम पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। टोटल 45 एमसीक्यूज हैं। ये पेपर हम पहले भी डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब की बार कुछ चेंजेस हैं। एक तो हम ये करेंगे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे आंसर्स को पहले से ज्यादा, और सेकेंडली हम देखेंगे कि इसके पैरेलल और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो इसके जैसे ही होंगे। तो सारा पेपर एंड तक देखिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि पास्ट पेपर्स के जरिए आपको समझा दें कि आपने किस वे में, किस पैटर्न में तैयारी करनी है, और हमारे सेशंस में हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसी को एम्फसाइज करते हुए ज्यादा बेहतर अंदाज में तैयारी करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको सरप्राइज करेगा। पहला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब ऑर्निथोलॉजी कहते हैं बर्ड्स की स्टडी को। अब आप कहेंगे कि बॉटनी में बर्ड्स की स्टडी वाला क्वेश्चन कैसे आ गया? मोस्टली आता तो नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ज्यादातर इस तरह की टर्म्स पढ़ी नहीं होती। ये जोलॉजी के स्टूडेंट्स को बेहतर पता होता है। लेकिन अब चूंकि प्लांट्स हो या इंसेक्ट्स हो, ये एज ए पोलिनेटर बिलोंग करते हैं, आप कह सकते हैं बॉटनी के साथ, प्लांट्स के साथ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ऑर्निस, ORNIS, ऑर्निस वर्ड का मतलब होता है बर्ड्स। तो ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ये जोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली बर्ड्स पर फोकस करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन पर, उनकी फिजियोलॉजी यानी कि उनके बॉडी फंक्शंस पर, बर्ड्स के बिहेवियर पर, माइग्रेशन पर, इकोलॉजी और एवोल्यूशन पर। तो हर पर्सपेक्टिव में हम बर्ड्स को इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म देकर कि ये किस चीज की स्टडी के बारे में है। जिस तरह अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें तो एंटोमोलॉजी प्रॉपर एक ब्रांच है जिसमें हम जस्ट इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और फोसिल्स को स्टडी करने के लिए प्रॉपर एक ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। फिर बॉटनी और जोलॉजी के हिसाब से उसकी फर्दर ब्रांचेस बन जाती हैं। बॉटनी में हम उसी को पैलियो बॉटनी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फाइकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ एलजी। तो यही वजह है कि एलजी के जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ आप फाइसी वर्ड पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसी तरह फियोफाइसी, तो रूडोफाइसी। तो ये फाइको लफ्ज जो है ये एलजी से बिलोंग करता है। कहीं पर भी टर्म फाइको आ जाए तो ये हम एलजी से रिलेट करके पढ़ेंगे। कहीं पर भी टर्म माइको आ जाए तो ये हम फंजाई से रिलेट करके पढ़ेंगे। इसी तरह फाइटो, ये टर्म हम प्लांट्स के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। तो आपके पास यहां पर क्या बनेगा? फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एलजी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्रीडोफाइट्स, पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी अक्सर पूछ लिया जाता है, इट इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। हम पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ट्रीज। हम स्पेशली ट्रीज को या वुडी प्लांट्स को जब पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? डेंड्रोलॉजी स्टडी करेंगे, उसमें उनकी एज को स्पेशली फोकस किया जाता है। इसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी। ये हम बायो की वो ब्रांच है जिसमें, या बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम ग्रासेस को स्टडी करते हैं। स्पेशली इसी वे में एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है एग्रोनॉमी, जिसमें हम कैश क्रॉप्स को ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर की वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की स्टडी के लिए हम पोमोलॉजी की टर्म यूज करते हैं। उसके बाद है ओलेरी कल्चर, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इसमें हम फ्लावर्स की कल्टीवेशन को या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को स्पेशली फोकस करते हैं। और इसी तरह एक हॉर्टिकल्चर भी ब्रांच है, वो भी इसी चीज से रेलेवेंट है, इसी की कल्टीवेशन को स्टडी करने के बारे में है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, प्लांट पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस। पैलियोबॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल्स। प्लांट एनाटॉमी, अच्छा स्टूडेंट्स इतना सारा पढ़ जाते हैं फिर भी उनको 2-3 टर्म्स कंफ्यूज करती हैं। मॉर्फोलॉजी,
एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है जाहरी शक्ल सूरत, कोई चीज दिखने में उसको उसके क्रॉस सेक्शन काट किए बगैर, उसकी डायसेक्शन किए बगैर कोई चीज कैसी नजर आती है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करें दैट इज एनाटॉमी, और अगर आप स्टडी करें हर एक पार्ट के अलग अलग फंक्शंस तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स ब्रांचेस हैं। टेक्सोनोमी में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स देते हैं, और सिस्टमैटिक्स में हम वो सिस्टम्स डेवलप करते हैं जिसके जरिए हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के रूल्स वगैरह हम डिसाइड कर सकते हैं। फाइटो जियोग्राफी, फाइटो प्लांट को कहते हैं, जियो अर्थ को कहते हैं, ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जमीन पर यानी कि इस प्लेनेट पर प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी कहलाती है फाइटो जियोग्राफी। फाइटोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। इथनोबॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स और ह्यूमंस के रिलेशंस को, और स्पेसिफिकली हम इसमें मेडिसिन को स्टडी करते हैं जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है लाइकनोलॉजी, लाइकन्स की स्टडी के लिए, साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी के लिए, हिस्टोलॉजी टिश्यूज के लिए, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी क्या होता है? एक तो फार्माकोलॉजी आप पढ़ते हो रूटीन में मेडिसिन की स्टडी को, लेकिन मेडिसिनल सब्सटेंसेस स्पेशली अगर आप नेचुरल सोर्सेज, स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा कि प्लांट या एनिमल, नेचुरल रिसोर्सेज से अगर आप मेडिसिनल सब्सटेंसेस की एक्सट्रैक्शन को स्टडी कर रहे हो वो फार्माकोग्नोसी है। फिर फाइटोसोशियोलॉजी है, प्लांट कम्युनिटीज को स्टडी करना, एग्रोनॉमी है, क्रॉप प्रोडक्शन को और सॉइल मैनेजमेंट को स्टडी करना, हॉर्टिकल्चर है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। जस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करेंगे तो वो ब्रांच आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को एक ही ब्रांच में लाने को तो ये हॉर्टिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर जस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स पर है, जबकि सबको कंबाइन कर देंगे तो ये एक अलग से ब्रांच बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। अब ये क्वेश्चन जानबूझकर आप लोगों के लिए आसान रखा गया है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन पेपर में कम ही आता है। अगर आप आउटर स्पेस में स्टडी कर रहे हैं लाइफ को तो क्या इसे कहेंगे? इसे एक्सोबायोलॉजी कहेंगे। तो फिर जो बाकी की ब्रांचेस लिखी हैं, यूजेनिक्स, इथोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? यूजेनिक्स होता है स्टडी ऑफ इंप्रूविंग ह्यूमन ट्रेड्स। असल में यू का मतलब होता है ट्रू, आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चलें जो ह्यूमन रेस को बाय टाइम बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, तो इसको हम कहते हैं यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स स्टडी करने के लिए आप क्या करते हैं? ह्यूमन ट्रेड्स को इंप्रूव करने की स्टडी करते हैं। इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम इथोलॉजी कहते हैं, और ये आप बायोलॉजी में बार बार ये टर्म पढ़ के आते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी है ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स की स्टडी के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एक्सोबायोलॉजी में हमारा जो सारा फोकस होता है वो आउटर स्पेस में लाइफ की स्टडी है। इसमें हम उनके ओरिजिन, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स इसको स्टडी करते हैं। स्पेशली हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को फाइंड आउट करने के लिए या उनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको स्टडी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस पेपर का शायद सबसे आसान क्वेश्चन है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनिक, एनायनिक है या फिर ऑर्गेनिक, ये रिपीट में आ गया शायद कैटायनिक लिखना होगा। तो क्लोरोफिल सिंपली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो क्लोरोफिल से रेलेवेंट पूछी जा सकती है, मतलब इस क्वेश्चन को एक और अंदाज में पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लिपिड सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, फिर ये ऑर्गेनिक है। अब ये लिपिड सॉल्युबल है तो आप इसको नॉन पोलर भी कह सकते हैं, इसका जो ज्यादा बिहेवियर है वो नॉन पोलर है। फिर इसके दो पार्ट होते हैं, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, एक इसकी रिंग है और एक इसकी टेल है। ये इसकी पूरी रिंग बनती है जिसे हम पोर्फिरिन रिंग का नाम देते हैं, और इसके नीचे ये इसकी टेल एग्जिस्ट करती है जिसे हम फाइटोल टेल का नाम देते हैं। तो ये फाइटोल टेल है, ये इसकी पोर्फिरिन रिंग है। पोर्फिरिन रिंग का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है, तो मैग्नीशियम है। उसके गिर्द 4 नाइट्रोजन हैं। ये पायरोल रिंग्स होती हैं जो इसकी साइडों पर मौजूद होती हैं। पूरी पोर्फिरिन रिंग है लेकिन ये पायरोल रिंग्स हैं सारी जो इसके गिर्द मौजूद हैं। और इसके नीचे ये शुरू हो जाती है ये वाली टेल, ये हाइड्रोकार्बन टेल है जिसे आप फाइटोल टेल का नाम
देते हैं। तो ये इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। आप इसे बना के देखेंगे। पेपर में एक और क्वेश्चन भी आता है, क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है? तो कई डिफरेंसेस हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है इसके अंदर आर ग्रुप की जगह CH3 लगा होता है और क्लोरोफिल बी में आर ग्रुप के अंदर CHO लगा होता है। तो ये भी फर्क है कि एक के पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे के पास जो है वो हमारे पास C डबल बॉन्ड OH यानी कि ये वाला ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये एल्डो ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटेरियल इनटू सेल। सेल के अंदर कोई लिक्विड मटेरियल आता है तो उसे क्या कहते हैं? अब ऑप्शंस कई हो सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको पॉसिबल ऑप्शंस बताता हूं। एक तो इन्होंने लिखे हैं फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक चौथा ऑप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि एक कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में आती है तो हम उसको सॉल्व कर लें। सेल के अंदर जब भी कोई चीज आती है उसे हम एंडोसाइटोसिस ही कहते हैं और सेल के बाहर जब कोई चीज आती है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज क्लियर कर दी गई है कि अंदर मूव करने वाली चीज लिक्विड है तो आपका आंसर ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, फेगोसाइटोसिस अगर अंदर आने वाली चीज सॉलिड है और पिनोसाइटोसिस अगर अंदर मूव करके आने वाली चीज कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है। तो यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर जो बनना चाहिए दैट इज पिनोसाइटोसिस। इसके लिए हम सेल ड्रिंकिंग की टर्म भी यूज करते हैं। तो जब सेल अपने अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इनगल्फ करता है या किसी डिसॉल्व सोल्यूट को इनगल्फ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर इन्वेजिनेट करके, तो इसे हम पिनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस बाहर निकालने को कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द टाइप ऑफ प्लांट्स विच हेल्प इन पोलिनेशन। तो यहां पर होना चाहिए द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की कौन सी टाइप्स हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं? तो प्लास्टिड्स आपको पता होगा कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट मौजूद होता है, तो इसलिए ये अट्रैक्ट भी करते हैं, लाइट को भी डील करते हैं। तो प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स आप मोस्टली पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्रोमो होते हैं यानी कि कलरफुल होते हैं, इनके अंदर कई तरह के कलरफुल पिगमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए ये कई कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ये मोस्टली चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं कि कभी स्टार्च को स्टोर कर लिया, कभी लिपिड्स को, कभी प्रोटीन्स को, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। अब यहां पर पोलिनेशन में कौन हेल्प करेगा? पोलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स मूव किए जाते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ, या एक प्लांट के स्टिग्मा से दूसरे प्लांट के एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर मूव किए जाते हैं। अब पोलिनेशन एक तो होती है एयर के जरिए, हवा लेकर चलती है, तो उसमें किसी प्लास्टिड का कोई किरदार नहीं है। एक पोलिनेशन होती है बर्ड्स के जरिए और इंसेक्ट्स के जरिए, जिसमें वो अरोमा से यानी कि खुशबू से, या फिर फ्लेवर से यानी कि टेस्ट से, या फिर वो कलर्स से अट्रैक्ट होकर फूल की तरफ आते हैं। तो उस सूरत में वो प्लास्टिड हेल्प करेगा जो कलरफुल है। तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए बनेगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। चले पहचानते हैं कि पहले साइकस क्या है और एडियंटम क्या है। साइकस आपके पास एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ऐसे प्लांट जिनके पास जाइलम फ्लोएम भी होते हैं, जिनके पास सीड भी होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं। एडियंटम आपके पास एक ट्रिडोफाइट है, एक फर्न है, इसे हम मेडन हेयर फर्न कहते हैं, और ये एक ट्रिडोफाइट है। और इस ट्रिडोफाइट के पास क्या चीज मौजूद है? इसके पास जाइलम फ्लोएम तो है लेकिन इसके पास सीड भी नहीं है और इसके पास जो है फ्लावर्स वो भी मौजूद नहीं है। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनके पास कॉमन क्या है? कॉमन के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कैम्बियम। कैम्बियम एक टिश्यूज की वो टाइप है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। अब मैं आपको साइकस और एडियंटम दिखाता हूं तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। ये साइकस है, ये प्रॉपर वुड भी डेवलप कर लेता है, ठीक है, इसकी काफी वुड बन जाती है। ये एडियंटम है, जमीन के साथ साथ बिखरी हुई हर्ब्स। तो एडियंटम के अंदर कोई वुड का पैटर्न ही नहीं है, कोई इसके अंदर कोई वुड एग्जिस्ट नहीं करती, ये हर्बेशियस प्लांट है, तो इसको तो जरूरत नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ की।
तो सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत सिर्फ साइकस को, इसका मतलब ये हुआ कि साइकस और एडियंटम कैम्बियम में तो रिजेंबल नहीं कर सकते। सेकंड चीज है वेजल। अब वेजल्स हमारे पास वो वाले सेल्स होते हैं जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और ये पाए जाते हैं एडवांस्ड प्लांट्स में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म की सबसे एडवांस टाइप्स में। तो ये साइकस सबसे एडवांस टाइप तो नहीं है, तो साइकस के पास भी नहीं है, ये एडियंटम के पास भी नहीं है। तो नॉट हैविंग वेजल्स कुड बी अ पॉसिबल कैरेक्टर, लेकिन यहां पर जस्ट वेजल्स लिखा है। सीड्स भी पॉसिबल, इनका रिजेंबलिंग कैरेक्टर नहीं है। साइकस के पास सीड्स हैं, एडियंटम के पास नहीं है, तो ये फिर इनका कॉमन पैटर्न, कॉमन कैरेक्टर नहीं है। तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? मोटाइल स्पोर्स। साइकस और एडियंटम दोनों के स्पोर्स मोटाइल होते हैं। ये मोटाइल स्पोर्स का आगाज वैसे तो शुरू में हो गया था ब्रायोफाइट से भी, लेकिन टीडोफाइट में ये काफी बेहतर, काफी अच्छा डिस्पर्सल हो गया था। तो यहां पर हमारे पास जो मोटाइल स्पोर्स है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो साइकस और एडियंटम दोनों के पास फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गमीट भी होते हैं, मोटाइल स्पोर्स भी होते हैं, तो ये कंडीशन इनके अंदर कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोरोफाइसी। अब ये एल्जी है। द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ग्रीन एल्जी है, तो ग्रीन एल्जी कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है? ऑप्शंस आर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्लोरोफाइसी एक बहुत बड़ा ग्रुप है एल्जी का, ग्रीन एल्जी का, और इसके अंदर तीनों तरह की आपको ये टाइप मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आइसोगेमी हमारे पास वो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें गैमीट्स का साइज और शेप सेम होती है। एनाइसोगेमी में शेप तो सेम होती है लेकिन साइज का डिफरेंट होता है, दोनों मोटाइल होते हैं। फिर ओगेमी में क्या होता है? ओगेमी में साइज भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट, और उनकी मोटिलिटी का लेवल भी डिफरेंट। तो ये तीनों पैटर्न बदल जाते हैं। तो आइसोगेमी का करेक्टर आपको मिलेगा यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोजायरा में और क्लेडोफोरा में। आपको तीनों एग्जांपल याद करनी है। हमसे कैंडिडेट अमूमन कहा करते थे कि सर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप जो एग्जांपल छोड़ेंगे पेपर में आपसे वही पूछी जाएगी। तो आपने कुछ एल्जीज के नाम कभी पढ़े भी नहीं होंगे, कुछ फंजाई के नाम कभी नहीं पढ़े होंगे, उनको आप पढ़ें, क्योंकि साल 2026 में जितने भी पेपर हुए हैं बॉटनी के, जोलॉजी के, बायोलॉजी के, एडवांस लेवल के पेपर्स हुए हैं, उसमें उन ग्रुप्स का पूछा जाता है, उसमें उन प्लांट्स और उन एनिमल्स का पूछा जाता है जिनका पहले पेपर में जिक्र तक नहीं हुआ करता था। एनाइसोगेमी की एग्जांपल है यूडोरिना, वॉल्वोक्स और क्लेमिडोमोनास, ये आप याद कर लेंगे तीनों। और ओगेमी की एग्जांपल है ओइडोगोनियम, ये पेपर में पहले भी आता था, फ्यूकस भी आता था, और सरगेसम ये भी पहले से आ रहा था और ये पूछा जा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लोरोफाइसी के अंदर मौजूद है, तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज रिसरेक्शन प्लांट, यानी कि कोई ऐसा पौधा जो मर नहीं रहा, हर बार बच के आ जाता है, जो कि आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस है हमारे पास रेफ्लेसिया, सिलेजिनेला, क्लोरेला और वेल्विशिया। आप चारों को पहले देख लें। रफलेसिया हमारे पास एक पैरासिटिक प्लांट होता है, और अगर ये खत्म होने पर आए तो ये खत्म भी हो जाता है, ये हमेशा सरवाइव नहीं कर सकता। सिलेजिनेला उनके मुकाबले में एक ऐसा प्लांट है कि अगर ये अपना 95% वाटर भी लूज कर जाए तो थोड़ा सा इसको हम हाइड्रेट करें तो ये फौरी तौर पर रीसर्वाइव कर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिसरेक्शन प्लांट। क्लोरेला ये पानी के बगैर रह ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। वेल्विशिया भी पानी के बगैर बड़े अरसे तक सरवाइव कर जाता है और लंबे अरसे तक ये सहरा के अंदर मौजूद रहता है। हम इसको डेजर्ट जिम्नोस्पर्म कहते हैं और इसके बड़ी शोहरत है, मतलब हम कई वालों से इसे जानते हैं। एक तो इसका वाला ये भी बन जाएगा कि इसके सिर्फ 2-3 पत्ते होते हैं और वो लंबे से पत्ते इसके बनते हैं और बड़े अरसे तक ग्रो करते रहते हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऐसा पौधा है जो पानी के बगैर बड़ा सरवाइव करता है, लेकिन जिसे हम रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं उसका नाम है सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला, लिपिडोफाइला भी इसकी एग्जांपल है। फिर सिलेजिनेला की कुछ और टाइप्स भी हैं जो इसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं। इसकी ये जो एबिलिटी है पानी के बगैर सरवाइव करने की, इसे हम कहते हैं पोकिलो हाइड्रिक एबिलिटी, कि ये पानी की वेरिएशन में भी सरवाइव करता है, कम पानी में भी, ज्यादा पानी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस इन ड्रायोप्टेरिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ड्रायोप्टेरिस है क्या। ये एक प्लांट है। प्लांट की कौन सी टाइप है? ये टीडोफाइट ग्रुप से बिलोंग करता है।
तो जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर मियोसिस होती कब है? ये कॉमन फीचर है, किसी भी प्लांट के नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सारे प्लांट मियोसिस सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन के वक्त करते हैं, तो गेमेट फॉर्मेशन के वक्त दुनिया के सारे पौधे माइटोसिस करते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर जर्मिनेशन में भी माइटोसिस होती है, गेमेट फॉर्मेशन में भी माइटोसिस होती है, और स्पर्म भी एक गेमीट ही है, तो इसकी फॉर्मेशन में भी माइटोसिस ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। स्टील एक पैटर्न होता है जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट का, और स्टील का करेक्टर आप मोस्टली स्टडी करते हैं टीडोफाइट्स के अंदर। स्टील की बहुत सारी टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम कई तरह से अरेंज हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि सेंटर में सारा जाइलम हो और उसके बाहर सारा फ्लोएम हो और कोई पिथ मौजूद ही ना हो, इसको हम प्रोटोस्टील कहते हैं। एक्टिनोस्टील में जाइलम स्टार लाइक अरेंजमेंट में होता है और इसके बाहर जो फ्लोएम वो अपनी जगह बनाता है, इसे एक्टिनोस्टील कहते हैं। प्लेक्टोस्टील में जो जाइलम है वो प्लेट लाइक अरेंजमेंट लेता है और इसके दरमियान जितनी जगह बचती है वहां पर फ्लोएम आ जाता है, इसे हम प्लेक्टोस्टील बोलते हैं। इसी तरह साइफोनोस्टील वो होता है जिसमें साइफन बनता है, सेंटर में पूरी एक स्पेस बनती है पिथ के लिए, और पहले पिथ मौजूद होती है, उसके बाहर जाइलम, उसके बाहर फ्लोएम। इसको एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं। हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चन में इसी की जिक्र हो रहा है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि पिथ के बाहर फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर जाइलम, जाइलम के बाहर फिर फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम दो बार, उसको एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं, वो डिफरेंट है। तो हमसे जिसका पूछा गया है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील का, ऑप्शंस हैं एडिएंटम, मार्सिलिया, ऑस्मुंडा एंड ऑल ऑफ दीज, और हमारा करेक्ट आंसर है ऑस्मुंडा। यानी कि ये आपने कम ही पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन देखिए पेपर में इसके बारे में पूछ लिया गया। तब आप करेंगे कैसे तैयार इस टॉपिक को? आप सबसे पहले स्टील की सारी टाइप्स की लिस्ट बनाएंगे और फिर जितने भी टीडोफाइट्स हैं उनको सबके सामने एग्जांपल्स के तौर पर लिखते जाएंगे। जितनी ज्यादा आपके पास टीडोफाइट्स के नाम होंगे सारे आप उसके अंदर पुट कर देंगे। हम डेफिनेटली सेशन के अंदर जब भी ये टॉपिक कवर करवाते हैं तो हम सारी स्टील्स का जिक्र करके उनके आगे उसकी सारी एग्जांपल्स लिखते हैं। तो पेपर में चाहे वो एक्टोफ्लोइक पूछ लें, एम्फीफ्लोइक पूछ लें, सोलेनो स्टील पूछ लें या डिक्टियो स्टील, कोई भी स्टील की टाइप पूछेंगे उसकी एग्जांपल कैंडिडेट को याद होगी तो वो क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा बन रहा है? ऑस्मुंडा बन रहा है। तो फिर बाकी की जो टाइप्स हैं मार्सिलिया और एडिएंटम, इसमें कौन सा स्टील है? मार्सिलिया की कुछ स्पीशीज में सोलेनो स्टील है, कुछ में डिक्टियो स्टील है। एडिएंटम की कुछ स्पीशीज में प्रोटो स्टील है और कुछ स्पीशीज में डिक्टियो स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्क्यूटा, जिसे आकाश बेल या अमर बेल कहते हैं। पीले रंग की बेल है और आपने इसे स्टेम के ऊपर देखा होगा। ये पैरासाइट है, ये बात सबको पता है, लेकिन पैरासाइट की ये कौन सी टाइप है? क्या ये स्टेम पैरासाइट है, ये रूट पैरासाइट? ये स्टेम पैरासाइट है। ये स्टेम पैरासाइट की कौन सी टाइप है? ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है जो अपनी पूरी लाइफ के लिए टोटली स्टेम की फूड पर डिपेंड कर रहा है। इसे आप होलो पैरासाइट भी कह सकते हैं, होलो पैरासाइट या स्टेम होलो पैरासाइट कह सकते हैं। क्लोरोफिल नहीं है, तो ये क्लोरोफिल के बगैर सरवाइव करता है। जर्मिनेशन के बाद ये अपने अंदर हस्टोरिया स्पेशल टिश्यूज डेवलप करता है, होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करके उसकी सारी फूड ले लेता है। इसके मुकाबले में जो विस्कम है, ये एक पौधा है, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट की एग्जांपल है। और फ्लेसिया आपने पीछे देखा था, वो भी एक पैरासिटिक प्लांट था, वो टोटल रूट पैरासाइट था, यानी कि वो अपनी फूड के लिए रूट पर डिपेंड करता है, स्टेम पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है फाइबरस रूट्स डेवलप इन मेज फ्रॉम। मकई आपने देखी होगी, उसकी रूट्स कहां से बनती हैं? क्या उसकी जड़ें बिल्कुल ऊपर से बन के आना शुरू हो जाती हैं या नीचे से? तो जो सबसे निचला पोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह रूट का कोई मेज का कोई प्लांट हो, तो उसके अंदर हम कह लेते हैं कि ये इंटरनोड है। तो जो इंटरनोड सबसे बेस पर होगा, बॉटम पर होंगे एक दो इंटरनोड, नोड जो होंगे, वहां से बननी शुरू होंगी जड़ें। तो हमारे पास यहां पर जड़ें बन रही हैं और यहां पर बन रही हैं। तो ये कहां से बनेंगी? लोअर नोड से, अपर नोड से या लोअर इंटरनोड से? हमारा आंसर होगा लोअर नोड्स से। नोड से ये जड़ें बन रही होती हैं और बनने के बाद जमीन में चली जाती हैं। तो ये हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स की ही टाइप्स हैं। अगर फर्दर आपसे पूछा जाए कि मेज किस तरह का प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म है। मोनोकोट है या डाइकोट? ये मोनोकोट है। रूट्स की इन टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? रूट्स की इन टाइप्स को हम प्रोप का नाम देते हैं। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ डेलिया। सबसे पहले आपको डेलिया देखना पड़ेगा, फिर हम उसकी रूट्स को डिस्कस करते हैं। ये डेलिया है,
ये दुनिया के खूबसूरत तरीन फूलों में शुमार होता है। इसकी रूट्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेफ्थोल, नेफ्थोल तो किसी रूट का नाम नहीं है, ये तो केमिकल का नाम है। फेसिकुलेटेड, फेसिकुलेटेड ऐसी रूट चीज को कहते हैं जो क्लस्टर्स की शक्ल में, ग्रुपिंग की शक्ल में हो। फाइबरस बारीक सी हो, असिमिलेशन तो एक प्रोसेस का नाम है। तो ऑप्शंस में आपने फेसिकुलेटेड और फाइबरस को देखना है। फाइबरस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जड़ें ट्यूबरस है, और ट्यूबरस है क्लस्टर की शक्ल में, तो हम इन्हें ट्यूबरस फेसिकुलेटेड रूट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कोलोकेशिया। कोलोकेशिया जिसे आप कचालू भी कहते हैं, कचालू के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है? तो इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है कॉर्म, हम कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया का नाम देते हैं। इसमें सकर नहीं है, सकर की जो अरेंजमेंट होती है, टाइप होती है, वो डिफरेंट होती है। राइजोम आपको जिंजर में, अदरक में दिखाई देता है, या ग्रासिस में राइजोम होते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं है। और ऑफसेट भी इसके अंदर नहीं है। ऑफसेट्स जो होते हैं बड़े शॉर्ट से, ये पिस्टिया के अंदर या इकॉर्निया प्लांट के अंदर बनते हैं। सकर्स मोस्टली आपको पुदीने के अंदर या क्राइसेंथेमम गुलेदाउदी के प्लांट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जिगजैग एग्जांपल जो अरेंजमेंट होती है इन्फ्लोरेसेंस की, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर हेलिकॉइड खाइम, वर्टिसिलेस्टर, स्कॉर्पॉइड खाइम और स्पेडिक्स। हमने पहले चारों को देखना है। हेलिकॉइड खाइम में क्या होता है कि आपके पास एक साइड ब्रांच इस साइड पे बनी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक तो कंटिन्यूस ग्रो करी, एक जिगजैग साइडें बदल के जा रही है। वर्टिसिलेस्टर में आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास ये डाइकेशियल खाइम होती है, यानी कि दो दो जो ग्रुप्स होते हैं वो दोनों साइडों पर बनते जा रहे होते हैं और बराबर बन रहे होते हैं। स्कॉर्पियाइड खाइम में क्या होता है कि सब कुछ एक साइड पर ही बन रहा है। और स्पेडिक्स ये हमारे पास स्पेशल टाइप है, इसमें फ्लैशी थिक एक्सिस वाला सिसाइल फ्लावर बनता है और उसके पास एक बड़ी सारी ब्रैकेट होती है जिसको कवर कर रही होती है। हम अभी पीछे कोलोकेशिया का जिक्र कर रहे थे, उसके अंदर ये स्पेडिक्स वाला इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होती है। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनता है वो जैस्मिनम और नीरियम के अकॉर्डिंग हेलिकॉइड खाइम बनता है, यानी कि इन प्लांट्स के अंदर हेलिकॉइड यानी कि जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? रफलेशिया तो बिल्कुल भी नहीं है, कैरिका भी नहीं है और कोलोकेशिया भी नहीं है। वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया ये दुनिया का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है, सबसे छोटा फूल इसका है। इसका ताल्लुक ग्रुप एंजियोस्पर्मी से है। और फैमिली कौन सी है? लेमनेसी, जिन्हें हम डकवीड्स का नाम भी देते हैं। ये इक्वेटिक प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है बुगनवेलिया। इनके अंदर जो लार्ज कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या है? अब देखें, बुगनवेलिया आपने अक्सर देखी होगी, ये बेल होती है। इसके अंदर ये जो पर्पल कलर की पत्तियां नजर आती हैं, ये पेटल्स नहीं है, ये इसकी ब्रैकेट्स हैं। फूल तो इनका ये वाला है, व्हाइट वाला, तो ये इनकी असल में पेटल लाइक ब्रैकेट्स होती हैं, जिन्हें हम पेटलाइड ब्रैकेट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है गायनो बेसिक स्टाइल। स्टाइल यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आपने सुना होगा, कार्पल के 3 पार्ट है। गायनो बेसिक स्टाइल जो होता है ये कौन से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है? तो पहले आप देख लें, आपके पास एक टर्मिनल है जिसमें ओवरी है, तो ओवरी के ऊपर स्टाइल है। एक आपके पास लेटरल है, ओवरी है, ओवरी की साइड से स्टाइल निकल रहा है। एक है गायनो बेसिक के ओवरी की बेस से स्टाइल अराइज हो रहा है। तो ये जो आपके पास स्टाइल होता है ये पाया जाता है ओसीमम में, जिसे हम न्याज़बू का प्लांट भी कहते हैं। फैमिली ये बनती है रेननकुलस फैमिली बनती है, रेनिकुलेसी फैमिली बनती है, उनके अंदर ये वाला आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अच्छा सॉरी, ये ओसीमम, ओसीमम के अंदर ये आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। रेननकुलस के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रोएलिया ट्यूबरोसा सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय। अच्छा, ये बड़े जबरदस्त प्लांट होते हैं, अगर इन पर थोड़ा सा पानी भी लग जाए इनकी फली पर तो ये बरस्ट करती है और अपने सीड्स जो है वो डिस्पर्स कर देती है। तो इसकी जो फलियां होती हैं वो पानी के सेंसर मैकेनिज्म के जरिए बरस्ट करती हैं। इनका ताल्लुक है फैमिली अकैंथेसी से, और इनका जो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है वो हमारे पास जैक्यूलेटर यानी कि एक प्रेशर के जरिए चीज को फेंकना, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है पेपस हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल इन। पेपस क्या है? पेपस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये अब क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि पेपस क्या है। पेपस एक हाईली मॉडिफाइड कैलिक्स है, हेयर लाइक, स्केल लाइक, ब्रिसल लाइक होता है। ये एक फ्रूट की टाइप है सिप्सला, फैमिली एस्टिरेसी के अंदर जो डेंडलियन और सनफ्लावर और ट्रेगोपोगॉन फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ये आपको पेपस दिखाई देगा।
ये एक पैराशूट की तरह काम करता है, ये सीड को अपने साथ लेकर चलता है और हवा के जरिए यानी कि विंड डिस्पर्सल करवाता है सीड्स का, जिसे हम एनीमोकोरी का नाम भी देते हैं। तो ये वाला पैटर्न सीड डिस्पर्सल का पाया जाता है फैमिली एस्टीरेसी में। तो यहां पर 20 क्वेश्चंस हमने बहुत डिटेल में इस पेपर के डिस्कस किए हैं। बाकी के 25 क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। इसी तरह लेक्चरर की तमाम पोस्ट, तमाम सब्जेक्ट्स की जो होती हैं, उनके हम पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं आपकी आसानी के लिए, आपके फायदे के लिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने किस लेवल पर जाके तैयारी करनी है। ये सारे पास्ट पेपर्स आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस। यही दो नाम आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह पर। और अभी रिसेंटली चूंकि जॉब्स आने जा रही हैं, तो आप लेक्चरर के तमाम सब्जेक्ट्स की जॉब्स की तैयारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता करेंगे 0333 260 5045, या फिर आप राब्ता करेंगे 0342 447091। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप लोग इन टाइम अपनी तैयारी का आगाज कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।